देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो हमारे इस चैनल में 2011 से 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं। सी टेट पेपर 2 के जिसका सोशल साइंस है उसके महत्वपूर्ण पेपर हैं ये, जो कि जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है सभी के लिए, क्योंकि सभी जो पेपर लगाएंगे तभी तो उनका अकॉर्डिंग पता चल पाएगा कि वो कितने नंबर का कर पा रहे हैं पेपर, और उनको लगाना बहुत ज़रूरी है पेपर, क्योंकि जब वो थ्योरी पढ़ चुके होंगे पेपर ही लगाएंगे इसके बाद ही उनका निकल पाएगा पेपर, क्योंकि उनको अंदाजा हो पाएगा कि वो इतने लगा पा रहे हैं, किस टाइप के पेपर आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ भी पढ़ते जाएं कुछ भी करते जाएं और जाके पास हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। हमें उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना होता है पेपर के, और उसके अकॉर्डिंग ही पेपर लगाना होता है जो पेपर है हमारा। तो सी-टेट पेपर 2 की सोशल साइंस के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं। डेली क्लासेस आती हैं, और हिंदी, पेडागोजी, इंग्लिश और सॉरी और क्या बोलते हैं पेडागोजी, दोनों के भी लग रहे हैं, जो कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, और पेपर 2 के लिए तो है ही। वो सोशल साइंस के संपूर्ण पेपर लगाए जाएंगे, जो कि पेपर नज़दीक आ गया तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी पढ़ सके, ताकि सभी पेपर लगा सके। थ्योरी भी पढ़ाई जा रही थी एनसीईआरटी की, लेकिन अभी टाइम कम है, समय कम है, इसलिए पेपर लगाना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो प्ले लिस्ट बना दी गई है, उसमें नंबर वाइज डाल दी गई है क्लासेस, तो आप सभी वहाँ जाकर जिसने नहीं देखी है वो सभी देख सकते हैं। और आप सभी पूरी क्लासेस देखिए, क्योंकि आप सभी पूरी वीडियो नहीं देखते हो, कुछ क्वेश्चन करने से पास नहीं हो जाते हैं, सभी सभी नहीं देखते, कुछ देखते हैं, पर पूरी वीडियो देखिए। जिस जो भी देख रहा हो यहाँ पर, तो पूरी देखिए, क्योंकि तभी हमें पता चल पाएगा, तभी कंक्लूजन निकलेगा कि आप कितने नंबर ला पा रहे हो, कितने नंबर का पेपर कर पा रहे हो, या कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरे क्वेश्चन लगाना चाहिए। एक दो में कैसे आपको पता चल पाएगा कि आप कितने लगा पा रहे हैं। और हाँ, जो नए आए हैं लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए कोई अच्छा सा, और लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके और आप टाइम बाय टाइम क्लास ले सको, जो कि डेली आती है, और आपके पास नोटिफिकेशन मिलने से ही आप क्लास ज्वाइन कर पाओगे। इसलिए और लाइक ज़रूर करते जाइए, क्योंकि सभी लाइक भी नहीं करते हैं और ना सभी शेयर भी नहीं करते हैं। तो आप सभी देखो, इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, जो कि मैंने बोला है कि मैं सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाऊंगी, बीच में नहीं छोड़ूंगी, आपके सभी लगवाऊंगी प्रीवियस ईयर के पेपर। तब तो आप सपोर्ट करो ना, क्योंकि आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट, तो सभी प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, तो क्यों आप छोड़ो भाई। इस चैनल को पकड़ के रखो, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज ही मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं कुछ और मिल रहा है। जहाँ आपको अच्छा नॉलेज मिल रहा है उसको आप पकड़िए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में नॉलेज लेना, और आपका पेपर नज़दीक है तो और भी इम्पोर्टेंट है। और हाँ, क्लास का टाइम ना गवाते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2-3 मिनट ओनली हो गए हैं, 3 मिनट तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि आप लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, और ना ही पूरी वीडियो देखते हो, जबकि नज़दीक पेपर है। आज कितनी डेट है, मतलब आज 6 तारीख है, और आप सोच रहे हो कि कब कब लगाओगे पेपर। 15 दिन भी नहीं बचे, संपूर्ण 15 दिन बचे, उसमें भी आप ऐसे करोगे तो कैसे कर पाओगे। 15 दिन भी आप फुल पेपर लगा लीजिए, पूरे दिन लगाइए, पिछले लगाइए, जिस चीज़ नहीं लगाए सारे पेपर लगा डालिए, और डबल डबल लगाइए, रिवीजन करिए बार बार। तो बहुत हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए, क्योंकि जो पेपर आप लगा रहे हो ना, उसमें से ही क्वेश्चन आधे आ जाते हैं, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं, आधे क्वेश्चन उसी में से आ जाएंगे, तो कितना अच्छा है हमारे लिए। इसलिए डेली लगाइए, और रिपीटिंग लगाइए, बार बार लगाइए, क्योंकि जब भी तो आपको वो क्वेश्चन अच्छे से बता पाएंगे, और आपको समझ आएगा कि इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। आपको ये भी नॉलेज होगा ना कि इस पैटर्न के आते हैं, तो उसी पैटर्न में आप ज़्यादा पढ़ाई करोगे। और तब की ये प्रीवियस है, जिसका भी सोशल साइंस है ना, चाहे वर्ग 2 हो, वर्ग 3, या फिर एमपी का हो, या फिर यूपी का, एच टेट कोई भी हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ही पेपर। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम ना गंवाते हुए। सबको बता दिया ही है कैसे करना हो, क्या नहीं करना हो। इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दी जाती है, वो भी आप चेक कर सकते हो, है ना। और शेयर भी किसी को प्लीज करिएगा, क्योंकि सबका भला हो सके। चलो सम्मिलित कीजिए, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गुर्जर प्रतिहार, और इन चारों को इनसे सम्मिलित करना है हमें। तो देखते हैं किस प्रकार सम्मिलित हो रहा है। तो पहला है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार का किससे सम्मिलित हो रहा, तो वो होएगा हमारा किससे, हमारा होएगा किससे, बंगाल। हमारा गुर्जर प्रतिहार किससे होगा, बंगाल से, एवं सॉरी बंगाल से नहीं, गुर्जर प्रतिहार होगा हमारा
गुजरात और राजस्थान से। किससे? गुजरात एवं राजस्थान से होगा हमारा गुर्जर प्रतिहार। फिर होगा हमारा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट होगा हमारा किससे? पश्चिमी दक्कन से। हम मिलाते जाते हैं। तो फिर गुर्जर प्रतिहार है हमारा किससे? गुजरात और राजस्थान से संबंधित। एवं राष्ट्रकूट है हमारा पश्चिम दक्कन से, पश्चिमी दक्कन से संबंधित। पाल, पाल है हमारा किससे? बंगाल से। बंगाल में हमारा पाल से संबंधित। चोल है हमारा तमिलनाडु से। ऐसा समझो कि जो गुर्जर प्रतिहार है ना, वो गुजरात और राजस्थान के हैं। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार है जो, वो गुजरात एवं राजस्थान के हैं। ठीक है, और राष्ट्रकूट है जो, वो है पश्चिमी दक्कन के। जो पश्चिमी दक्कन है ना इस साइड, उस साइड की। और जो पाल है हमारे, वो है इस साइड पूर्वी क्षेत्र साइड के। कौन? बंगाल के। पाल हो गए हमारे बंगाल के। और चोल है जो हमारे, चोल वंश है जो, वो है हमारा तमिलनाडु यानी दक्षिणी क्षेत्र का। दक्षिणी क्षेत्र के हैं चोल। तो इस प्रकार से हमारी जोड़ियां मिलनी। कौन? पहला है 3, फिर है हमारा 1, तो 31 और कितने? 24। इस प्रकार से हमारा कौन सा है देखते हैं। तो हमारा 31 24 फर्स्ट में ही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। हमारा राइट आंसर है पहले का फर्स्ट ही। चलो अब इसको भी मिलाते हैं हम। हमारा फसल सर्वाधिक उत्पादक राज्य भारत, यानी भारत में कौन सा ऐसा फसल सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? कौन सा मिल रहा है? तो देखते हैं। तो युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यही गलती हो जाती। मैं यही देख रही थी कि अपन अगर क्वेश्चन ना पढ़े और हम इसको देख के आंसर लगा दें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हमारा नंबर चला जाएगा। अब उसमें देख रहे फसल सर्वाधिक उत्पादक राज्य भारत में कौन सा देखना, ये देखने जुट जाएंगे। फिर बोलेंगे तो सभी भारत में है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, पहले अच्छे से क्वेश्चन सभी पढ़िएगा, फिर आंसर लगाइएगा, क्योंकि आधे क्वेश्चन इसी से गलत हो जाते, सिर्फ नहीं और हाँ के इस वर्ड से बस। क्योंकि हम नहीं देख ले, हाँ देख लेते कुछ और लगा देते, और नहीं देखते कुछ और लगा, इसलिए इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट। वो बोल रहा कौन सा सम्मिलित नहीं है, क्वेश्चन बोल रहा कौन सा सम्मिलित नहीं है, बाकी है। तो देखो चाय, चाय हमारे भारत में कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक? तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक होता है किससे? असम राज्य से। तो ये हमारा मिल रहा, अच्छा है, मिल रहा है, इसका तो सम्मिलित हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, तो ये तो सही है। फिर है जूट, जूट कहाँ उत्पादक? तो ये भी पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन जूट होता है। यही राज्य है पश्चिम बंगाल जहाँ सर्वाधिक जूट उत्पादित होता है। फिर है काफ़ी, काफ़ी कहाँ होती है? तो कर्नाटक, कर्नाटक में। सच है कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा काफ़ी उत्पादक राज्य है। जो कर्नाटक है ना, वो काफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। और जो रबर, रबर तमिलनाडु, बिल्कुल गलत। रबर तमिलनाडु में बिल्कुल भी नहीं होती है। और इसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। मैं थ्योरी में सब समझाऊंगी, यहाँ नहीं मैं आपको क्वेश्चन बताते बैठे रहूँगी, क्योंकि आप थ्योरी भी पढ़िएगा। चलो अभी तो टाइम नहीं बचा, क्वेश्चन आंसर लगाइए और फ्री होइए। अगर आपने ये तीनों समझ लिए तो इसकी कोई ज़रूरी नहीं है, आप वैसे भी लगा ले जाओगे, क्योंकि यही नहीं आ रहा है क्वेश्चन उठा के, कहीं असम कहीं बंगाल भी आ सकता है, कुछ भी। एजेटिक असम में क्या रबर आ जाए, या पश्चिम बंगाल में क्या काफ़ी आ जाए, तो आप समझ जाओगे ना कि काफ़ी तो थी कर्नाटक में, और असम में तो थी चाय, और जूट थी पश्चिम बंगाल में। तो गलत कौन सा हुआ? रबर ही हुआ ना हमारा, जो तमिलनाडु में नहीं है, उत्पादक राज्य नहीं है। तो हमारा नहीं का भाई नहीं, तो सही हो जाएगा यही, यानी 4 आंसर हमारा सही है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची विषय है? निम्नलिखित में से कौन सा है वह विषय जो समवर्ती सूची का विषय है? तो संचार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पुलिस, विभाग। तो हमारा समवर्ती सूची का विषय है कौन सा? विभाग। जो विभाग है ना, ये समवर्ती सूची में आता था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। स्वतंत्रता पश्चात बने भारत के प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों के गठन का आधार माना था क्या? देखते हैं कि जब हमारा स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत बन रहा था, उसमें प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों के गठन के आधार पर किस आधार पर माना था राज्यों का पुनर्गठन? देखते हैं। तो गठन किस प्रकार? तो संस्कृति को, धर्म को, भाषा को, भौगोलिक स्थिति को। तो देखो, जब हमारा प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों के गठन का आधार किसे माना था? तो भाषा को। पता भी होगा जिसने राजनीति पढ़ी होगी कि भाषा के आधार पर ही गठन हुए थे राज्यों के। तो राइट आंसर हमारा दूसरा है कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन या गठन हुए थे। वह क्षेत्र पहचानिए जहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अधिक सफल नहीं रही हैं। वह क्षेत्र कौन सा है जहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अधिक सफल नहीं रही हैं? तो शांति व व्यवस्था कायम रखने में,
आर्थिक असमानताओं में कमी लाने में, नागरिकों की गरिमा और आज़ादी कायम रखने में, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य रखने में। तो हमारा राइट हो जाएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक सफल नहीं रही, तो वो नहीं रही कहाँ, आर्थिक असमानताओं में कमी लाने में, राइट। अब जब आर्थिक असमानताएं भी कमी, इतना देखो आर्थिक और साथ में असमानता भी लाना, कमी भी लाना, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, दूसरा। फिर है कौन सा अर्थशास्त्री उदासीनता वक्र विधि से संबंधित नहीं है। ये कौन सा है जो अर्थशास्त्री उदासीनता वक्र विधि से संबंधित नहीं है। तो हिक्स है, एलेन है, मार्शल है, पेरेटो नहीं है संबंधित। अर्थशास्त्री उदासीनता वक्र विधि से संबंधित पेरेटो नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा के पेरेटो नहीं है उससे संबंधित, ठीक है। फिर है जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 3 सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्यों का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 3 सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्यों का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है। तो देखते हैं, तो हरियाणा, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, हरियाणा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम। तो वो पूछ रहे हैं कि 3 सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य, देखते हैं क्रम में कौन है। तो पहला तो है हमारा हरियाणा, जिसमें सबसे कम लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो पहला है हरियाणा, फिर है जम्मू कश्मीर, फिर है सिक्किम, तो बढ़ते हुए क्रम में, तो हमारे दूसरा बढ़ता हुआ क्रम में है, तो राइट आंसर है हमारा कौन सा, दूसरा। फिर है व्यापार चक्र संबंधित नहीं है, तो किससे संबंधित नहीं है, देखते हैं। व्यापार चक्र संबंधित किससे नहीं है, तो अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर से, उत्पादन स्तर से, रोजगार स्तर से, सरकार में राजनीतिक दल से। तो व्यापार चक्र जो है वो संबंधित नहीं है किससे, सरकार में राजनीतिक दल से, राइट। सरकार में क्यों जाएगा, व्यापार चक्र एक अलग है और सरकार एक अलग है। अर्थव्यवस्था में चला जाता है, उत्पादन में, रोजगार में, पर सरकार में नहीं जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, चौथा इसका, है ना, फोर्थ हमारा सही है। फिर है भारत में स्थानीय स्वशासी निकायों में सीटें आरक्षित रखी जाती हैं, देखते हैं कौन सी, कि भारत में जो स्थानीय स्वशासी निकायों में सीटें आरक्षित रखी जाती हैं वो हैं मात्र अनुसूचित जाति के लिए, मात्र महिलाओं के लिए, मात्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति एवं महिलाओं के लिए। तो देखो ये जो स्थानीय स्वशासी निकायों में सीटें आरक्षित रखी जाती हैं वो रखी जाती हैं हमारे मात्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए। तो हमारा राइट हो जाएगा तीसरा, इन तीनों के लिए रखी जाती है। फिर है हमारा नेपाल में वर्ष 2006 में चले लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हेतु, नेपाल में वर्ष 2006 में चले लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हेतु बने राजनीतिक गठबंधन का नाम था, क्या नाम था, जो कि नेपाल में वर्ष 2006 में बने थे। चले मतलब लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हेतु बने राजनीतिक गठबंधन का नाम क्या था, तो 4 डेमोक्रेसी होप, 7 पार्टी अलायंस, डेमोक्रेसी फॉर पीस। तो राइट आंसर है हमारा कि इस गठबंधन का नाम है 7 पार्टी अलायंस, क्या 7 पार्टी अलायंस नाम है, यानी 4th हमारा राइट आंसर है, 4th हमारा राइट है। आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे, जो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे, तो हरिशेर, कल्हड़, हर्षवर्धन, कालिदास। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कल्हड़ नहीं थे, हर्षवर्धन नहीं थे, कालिदास नहीं थे, बच्चे कौन हमारे हरिशेर। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे हरिशेर, यानी हमारा राइट आंसर है पहला। बहुलक की गणना कीजिए, बहुलक की गणना कीजिए। तो हमारा बहुलक की गणना करना है, तो हमारे बहुलक की गणना करेंगे तो इसमें से देखो 7 यानी 7, 12, 8, 5, 6, 4, 9। तो हमारे इधर कितने 2, 2, 4 और 2, 6, 2, 2, 4 और 6, 7, 8। तो हमें गणना करना है, तो इस सभी को गणना करने में तो यहाँ क्वेश्चन को टाइम लगेगा,
हमारा सही है 9। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, समझो, इसकी गणना करके आप बताओगे क्वेश्चन का आंसर राइट कमेंट करके, फिर मैं बताऊंगी आपने सही किया या नहीं किया। तो यहाँ पर करने से अच्छा टाइम जाएगा हमारा, ये आप सभी करोगे। बहुलक तो आपको आते होंगे, जिसने मैथ करी होगी, और जिसने नहीं करी होगी वो करके बताइएगा बहुलक की गणना, है ना, जिसका आंसर है 9। तो 9 बहुलक का आंसर 9, वो मैं अभी बता देती हूँ, पर नहीं, इसका आंसर आप सभी बताओगे। आप सभी कमेंट करके बताना इसका आंसर, क्योंकि जिसका सोशल साइंस है सब्जेक्ट, तो मैथ तो आएगी नहीं, पर इतनी तो आती ही रहती है, तर्क के अनुसार कुछ मैथ तो आती ही रहती है, इसकी कोई वो नहीं है कि ये बहुत टफ लेवल की मैथ है, इसलिए आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर करके। तो आप करिए, फिर कमेंट करके बताइएगा 9 आंसर क्यों आए, या सही है 9 या नहीं है, और आप कमेंट करके बताइएगा। आंसर 9 है, फिर आप बताना कैसे करा। तो शाहजहाँ की माता थी, शाहजहाँ की माता कौन थी? तो कच्छवाड़ राजकुमारी, सिसोदिया राजकुमारी, राठौर राजकुमारी, चौहान राजकुमारी। तो शाहजहाँ की माता थी राठौर राजकुमारी, तो राठौर राजकुमारी यानी तीसरा आंसर हमारा राइट है। फिर है टाइफून का उत्पत्ति स्थल है, टाइफून का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? तो उत्तरी अंध महासागर, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो टाइफून का उत्पत्ति स्थल है, जहाँ से उत्पत्ति हुई थी टाइफून की, वो है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर है सही आंसर हमारा दूसरा। फिर है हर्षचरित, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक हमारे कौन है? तो हर्षचरित के लेखक है हमारे कालिदास, हरिशेर, बाणभट्ट, रवि कीर्ति। तो हमारे राइट है हर्षचरित के लेखक है हमारे बाणभट्ट, बाणभट्ट राइट है हमारा कि हर्षचरित के लेखक है। फिर है एक आयताकार अति पर वलय मांग वक्र के लिए मांग की कीमत लोच का मूल्य क्या होता है? तो देखते हैं लोच का मूल्य क्या होता है। ठीक है, आयताकार अति परव लय मांग वक्र के लिए मांग की कीमत लोच का मूल्य क्या होता है? तो हमारा होता है राइट पहला E1, यानी ये जो चिन्ह है ना इसका, हमारा पहला है जो इसका लोच का मूल्य क्या होता है, तो यही होता है पहला हमारा राइट आंसर है। और मैथ को करने में नहीं बैठेंगे, आगे बढ़ेंगे। रजिया की पुत्री थी, क्योंकि मैथ के 1-2 क्वेश्चन तो आप भी लगा के बता पाओगे। आंसर मैं इसलिए बता रही क्योंकि आप क्वेश्चन लगाओगे फिर आप बताओगे उसका आंसर वही है, पर आप उसको करके बताओगे जरूर। रजिया की पुत्री थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, रजिया पुत्री थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, खिज खां की, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की, बहलोत लोधी की। तो रजिया पुत्री थी हमारे शमसुद्दीन इल्तुतमिश की, यानी फोर्थ आंसर इसका राइट है। फिर है भूड़ स्थलाकृति एक विशेषता है, भूड़ स्थलाकृति एक विशेषता है किसकी? तो ऊपरी एवं मध्य गंगा मैदानों की, ब्रह्मपुत्र मैदानों की, तिस्ता मैदान की, सुंदरवन डेल्टा की। तो भूड़ स्थलाकृति एक विशेषता है ऊपरी एवं मध्य गंगा मैदानों की। तो हमारा इसका पहला राइट आंसर है। फिर है भारत में उच्चतम एवं न्यूनतम जनघनत्व कितना है? जो भारत में उच्चतम एवं न्यूनतम जनघनत्व कितना है? तो दिल्ली में 11,297 और अरुणाचल प्रदेश में 17, और दिल्ली में 97, 9,761 और अरुणाचल प्रदेश में 171 है। महाराष्ट्र में 1,122 और नागालैंड में 212, दिल्ली में 14,444 और नागालैंड में 22। तो राइट है हमारा कि जो उच्चतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, जनघनत्व है हमारा कहाँ? दिल्ली में, और दिल्ली में 11,297 और अरुणाचल प्रदेश में 17। तो राइट है हमारा कौन सा? पहला, जो न्यूनतम एवं उच्चतम है। फिर है किताब उल हिंद के लेखक। ये सभी क्वेश्चन मैं पढ़ा चुकी हूँ थ्योरी में, जो NCERT थ्योरी लगवाई ना हिस्ट्री की,
तो ये सभी क्वेश्चन, इसमें से कुछ क्वेश्चन बिल्कुल मैं पढ़ा चुकी हूँ जिसने क्लासेस ली होंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो यहाँ भी आ रहा है। इसलिए बोलते हैं कि थ्योरी पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है और पेपर लगाना भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं थ्योरी भी लगवा रही थी और पेपर भी पढ़ा रही थी, तो कहीं जाने की तो ज़रूरत ही नहीं थी कि पेपर भी लग रहा है थ्योरी भी। लेकिन पेपर नज़दीक आने की वजह से थ्योरी रोक दी गई है और पेपर लगाए जा रहे हैं। लेकिन पेपर होने के बाद तुरंत से थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप सभी इधर उधर मत भटकिएगा और थ्योरी लगाइएगा, जिससे आपका जो बेसिक है ना वो कंप्लीट हो सके। किताब उल हिंद के लेखक हैं अमीर खुसरो, अबुल फजल अलबरूनी, अमीर हसन देहलवी। तो राइट आंसर है हमारा किताब उल हिंद के लेखक हैं अलबरूनी। कौन से? अलबरूनी। तो तीसरा हमारा इसका राइट आंसर है। फिर एच गोसेन का द्वितीय नियम कौन सा है? एच गोसेन का द्वितीय नियम कौन सा है? तो सीमांत उपयोगिता घास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता की बचत, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो हमारा राइट है एच गोसेन का द्वितीय नियम कौन सा है? तो सम सीमांत उपयोगिता नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो राइट आंसर हमारा कौन सा है? दूसरा। फिर है अशोक के अधिकार अभिलेख लिखे गए थे सॉरी, अशोक के अधिकतर अभिलेख लिखे गए थे। अशोक के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो पाली, हिंदी, प्राकृतिक, संस्कृत में। तो राइट आंसर है कि जो अशोक के अभिलेख अधिकतर ज़्यादातर लिखे गए थे प्राकृतिक भाषा में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? फोर्थ, कि प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे अधिकतर अभिलेख अशोक के। फिर है IMF ने कार्य करना कब प्रारंभ किया? IMF ने कार्य करना कब प्रारंभ किया? तो हमारा IMF ने कार्य करना प्रारंभ किया वर्ष 1945, वर्ष 1946, वर्ष 1947, वर्ष 1948। तो राइट आंसर है हमारा प्रारंभ किया वर्ष 1947 में। तो राइट है हमारा तीसरा। आगे चलते हैं। अधिकारों के पीछे सबसे प्रभावशाली घटक कौन सा है? अधिकारों के पीछे सबसे जो प्रभावशाली घटक है वो कौन सा है? तो धार्मिक परंपरा, राजनीतिक दलों के विश्वास, समाज से स्वीकृति, भावुक दावे। तो राइट है हमारा कि जो अधिकारों के पीछे सबसे प्रभावशाली घटक होता है वो होता है समाज से स्वीकृति। राइट, जो समाज से स्वीकृति मिल जाए तो कोई भी अधिकार ले लिए जाए, पर समाज की वजह से रुक जाते और ले भी लिए जाते। तो तीसरा है इसका राइट घटक। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो देखना है कौन सा सम्मिलित नहीं है, बाकी सम्मिलित हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? नदी घाटी परियोजना और नदी घाटी परियोजना और नदी से। तो शिव समुद्रम यानी कावेरी, पोच पंपाद यानी गोदावरी, कंकरापार यानी नर्मदा तो नहीं है, उकई यानी तापी। तो जो हमारा नर्मदा और कंकरापार है ये नहीं है, क्योंकि भेड़ा घाट है नर्मदा पे, ऐसे बहुत से हैं पर ये नहीं मिल रहा है, इससे ये परियोजना नहीं है। कांकरापार नर्मदा से नहीं है। तो राइट हमारा तीसरा आंसर राइट है, जो कि नहीं मिल रहा, सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर तीसरा। ठीक है। फिर है श्रम के लैंगिक विभाजन का मूल आधार कौन सा है? जो श्रम के लैंगिक विभाजन का मूल आधार है जैविक बनावट, राजनीतिक परंपरा, रूढ़िवादी छवियां, अनिश्चित सामाजिक भूमिका। तो हमारा जो श्रम के लैंगिक विभाजन का मूल आधार होता है वो रूढ़िवादी छवियां होती है लैंगिक का विभाजन। राइट, तो हमारा तीसरा आंसर इसका बिल्कुल राइट है कि रूढ़िवादी छवियां होती हैं। तीसरा, सम्मिलित करें सूची 1 और सूची 2, यानी वन और प्रदेश को सम्मिलित करना है और फिर देखना है आंसर। चलो सम्मिलित करते हैं। मैग्रो पहला है, मैग्रो का किससे है? और मैग्रो का है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है मैग्रो का। ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार का हो जाएगा कौन सा? हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार का हो जाएगा हमारा पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। फिर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? कोरोमंडल तट। फिर हो जाएगा आर्द्र समशीतोष्ण, तो नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो हमारा राइट हो जाएगा इस प्रकार से इसमें देखते हुए, तो 24 एवं 13, यानी हमारा राइट हो जाएगा
कि पहला जैसे मैंग्रोव का गंगा ब्रह्मपुत्र हो गया, फिर हो गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार का पश्चिमी घाट, फिर इसका हो गया कोरोमंडल तट, फिर इसका हो गया ये। तो हमारा इस प्रकार से 24-13 राइट है, यानी तीसरा हमारा राइट आंसर है। ठीक है, फिर है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करते हैं, कौन करते हैं? भारत में राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता प्रदान करते हैं राष्ट्रपति, सांसद, चुनाव आयोग, सर्वदलीय संसदीय समिति। तो जो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करते हैं वो है चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर है हमारा कौन सा? तीसरा। फिर है एक उपभोक्ता संतुलन में होता है, एक उपभोक्ता संतुलन में होता है जब सीमांत उपयोगिताएं होती हैं। तो एक उपभोक्ता संतुलन में तब होता है जब सीमांत उपयोगिताएं होती हैं, तो न्यूनतम, समान, उच्चतम, बढ़ती हुई। तो राइट हो जाएगा हमारा समान। समान जब सीमांत उपयोगिताएं होती हैं तब समान उपयोगिता। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। अंतिम एवं लास्ट, ठीक है, अंतिम एवं लास्ट, मणिकर्ण। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश जाना जाता है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश किस लिए जाना जाता है? तो सौर्यक ऊर्जा के लिए, वायु ऊर्जा के लिए, भूतापीय ऊर्जा के लिए, अणुशक्ति ऊर्जा के लिए। तो मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश जाना जाता है हमारा भूतापीय ऊर्जा के लिए, यानी तीसरा हमारा राइट आंसर है कि मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश जाना जाता है भूतापीय ऊर्जा के लिए। तो तीसरा हमारा राइट है। इस प्रकार से आज की क्लासेस यहीं पर समाप्त होती है और डेली क्लासेस आती हैं। प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियो है आप सभी के लिए, पूरी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।